नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो हम विषय डालेंगे आयुर्वेद से रिलेटेड स्वास्थ्य से संबंधित तो वो आप तक पहुँचे। दोस्तों, हमारा शरीर पंच महाभूत से मिलकर बना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। हर महाभूत की अपनी एक विशेषता तथा गुण है। दोस्तों, जिस प्रकार से जल के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से अग्नि के बिना भी जीवन संभव नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं अग्नि के बारे में। इसीलिए जो आज का विषय, आज का टॉपिक रखा गया है, मानव शरीर में अग्नि का महत्व, यानी कि हमारे शरीर में अग्नि किस प्रकार से महत्व रखती है, यही आज का मुख्य टॉपिक है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे शरीर में अग्नि के महत्व के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर में 13 प्रकार की कुल अग्नियाँ होती हैं। 5 प्रकार की भूताग्नि, भूताग्नि का अर्थ है 5 महाभूत से मिलकर जो अग्नियाँ बनती हैं उनकी एक अलग अग्नि होती है, उसको भूताग्नि बोलते हैं। 7 धातुअग्नि, धातुएँ हमारे शरीर में 7 प्रकार से हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। इन 7 धातुओं की अपनी स्वतंत्र अग्नि है जिसको धातुअग्नि बोलते हैं। 5, 7, 12 अग्नियाँ होगी। 13वीं जो मुख्य अग्नि है वो है जठराग्नि। जठराग्नि ही सारी अग्नियों का मूल है, यानी कि सारी अग्नियों की महत्ता जठराग्नि पर ही निर्भर होती है। अगर जठराग्नि प्रकोपित होती है तो धात्वाग्नि और भूताग्नियाँ भी प्रकोपित होंगी। धात्वाग्नि अगर सही है तो हमारे शरीर का सम्यक पालन पोषण होता है। तो दोस्तों, आइए पहले जानते हैं जठराग्नि का हमारे शरीर में स्थान कहाँ है, आखिर जठराग्नि है कहाँ। दोस्तों, आमाशय और पक्वाशय के बीच में, आमाशय यानी कि जो हम भोजन करते हैं पहली बार जो स्टोर होता है भोजन, उसको आमाशय कहते हैं। और आमाशय से जब भोजन पचने के लिए निकलता है तो आमाशय के बाद से जठराग्नि का स्थान स्टार्ट हो जाता है। और फिर कहा गया पक्वाशय के पहले, पक्वाशय है लास्ट, जहाँ पे हमारे भोजन अंश का अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद, भोजन के अवशोषण होने के बाद एक भाग मलमूत्र और एक भाग जो है रस बनता है, जिससे धातुओं का पोषण होता है। तो उस पक्वाशय से पहले, आमाशय के बाद और पक्वाशय के पहले ही जठराग्नि का स्थान है। दोस्तों, शरीर का बल, आरोग्य, आयु और प्राण, ये सब जठराग्नि के अधीन है। अग्नि के सम रहने पर मनुष्य निरोग रहकर चिरकाल तक जीवित रहता है। यही अग्नि अगर प्रकोपित होती है तो रोगों का कारण बनती है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि जठराग्नि प्रकोपित कैसे होती है। तो दोस्तों, इसके लिए केवल 3 ही दोष उत्तरदायित्व हैं: वात, पित्त, कफ। हमारा शरीर 3 दोषों से मिलकर बना हुआ है: वात, पित्त, कफ। दोष इनको तब कहते हैं जब ये दूषित होते हैं। जब ये सम रहते हैं तो हमारे शरीर का धारण करते हैं, इसलिए इन 3 दोषों को हम धातु भी कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में धातु भी कहा गया है, लेकिन अधिकतर दोषों की ही संज्ञा वात, पित्त, कफ को इंगित की जाती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम आता है वात का। वात का अर्थ है वायु। हमारे शरीर में जो वायु की उत्पत्ति हुई है वो आकाश और वायु महाभूत से मिलकर वात दोष की उत्पत्ति हुई है। जब वात दोष की वृद्धि या क्षय होती है तो उसी प्रकार से जठराग्नि का भी व्यवहार बदल जाता है। अगर वात दोष की वृद्धि होती है तो जठराग्नि ऊपर चली जाती है, यानी कि हमारी भूख बढ़ती है। और वही वात दोष अगर नीचे चली जाती है तो भूख हमारी नीचे चली जाती है। और वही वायु अगर सम रहती है तो भूख मध्यम रहती है। तो दोस्तों, वात के प्रकोप होने की वजह से जठराग्नि प्रकोपित होती है, उसको कहते हैं विषम अग्नि। अग्नि विषम होती है, कभी भोजन का पाचन करती है, कभी नहीं करती है, कभी ठीक से करती है, तो उसको विषम अग्नि बोलते हैं। दूसरा दोष आता है पित्त दोष। पित्त दोष जो ऊष्मा का सुचालक है, अग्नि महाभूत से मिलकर पित्त दोष की उत्पत्ति हुई। पित्त यानी अग्नि, जठराग्नि भी अग्नि है। जब दोनों अग्नियाँ मिलती हैं तो भूख हमारी और तीव्र, यानी जठराग्नि और ऊपर चली जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, तीक्ष्णाग्नि हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं तो उसका सम्यक पाक न होकर वो जल जाता है। जिस प्रकार से अगर आप किसी भोजन का पाक कर रहे हैं तो मध्यम आंच पे बना हुआ भोजन स्वादिष्ट और पाक होता है। वहीं अगर हम तेज़ आंच पे यानी तेज़ लो पे अगर भोजन का पाक करते हैं तो पकता नहीं है, जल जाता है। और जला हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है। उसी प्रकार से जब पित्त दोष की वृद्धि होती है तो हमारी जठराग्नि एकदम दीप्त हो जाती है, तीक्ष्णाग्नि हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा किया गया भोजन जल्दी जाके उसका पाचन हो जाता है, भस्म हो जाता है, पचता नहीं है, भस्म हो जाता है।
तो ये पित्त दोष की वृद्धि से होता है दोस्तों। तीसरा आता है कफ दोष। कफ दोष जल और पृथ्वी महाभूत से मिलकर बनता है। तो कफ दोष जब जठराग्नि का आश्रय करता है, प्रकोपित होता है, तो हमारी अग्नि मंद हो जाती है। यानी कि जैसे आग पर आप पानी डाल दिए तो बुझ गई या मंद होगी, तो वो जठराग्नि मंद है, उसको मंदाग्नि कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपकी अग्नि पहले से ही मंद है और आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन का पाचन नहीं होता है, तो दोस्तों उसको मंदाग्नि कहते हैं। जब भोजन का पाचन नहीं होगा तो रोगोत्पादक कारण होंगे, दोष होंगे, और जब दोष बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आप रोगी होंगे। तो दोस्तों ये हो गया जठराग्नि प्रकोपित कैसे होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जठराग्नि को सम कैसे रखें। यानी कि अगर दोष प्रकोपित हो रहे, जठराग्नि प्रकोपित हो रही है, तो कुछ तो कार्य होगा जिससे हम जठराग्नि को मेंटेन रखें, जिससे कि अग्नि हमारी सम रहे। तो दोस्तों जठराग्नि को सम रखने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारा आहार। अगर हम वो आहार ग्रहण करते हैं वो आहार विधि के अनुसार, अगर हम समय पर भोजन करते हैं तो जठराग्नि सम्यक रहती है। अगर हम असमय भोजन करते हैं जठराग्नि प्रकोपित हो जाती है। इसलिए समय पर अनुकूल भोजन का सेवन करें। यानी अगर आपको भूख लगी है तो आप भोजन का सेवन करें, भूख नहीं लगी है तो भोजन का सेवन न करें, और जो आप रूटीन निर्धारित किए हैं उसी के अनुसार भोजन करें। रात्रिकालीन भोजन कम लें, सुबह के समय और दोपहर के समय ताज़ा भोजन लें। दूसरी बात है दोस्तों, अगर अग्नि को हमको दीप्त रखना है, अगर मंद है या पाचन प्रक्रिया हमारी प्रकोपित है, तो हम गुनगुने जल का सेवन करें। सुबह और शाम में कम से कम गुनगुना जल ले लें। बहुत ज़्यादा जल एक साथ एक मात्रा में अधिक शीतल जल का सेवन न करें। जब भूख लगे तभी भोजन करें। और स्नेह मध्यम मात्रा में 1 से 2 चम्मच स्नेह अपनी रुचि के अनुसार भोजन में ज़रूर लें। उससे अग्नि दीप्त होती है। जिस प्रकार से हम हवन करते हैं, हवन कुंड में अगर हम हवन सामग्री डालते हैं तो उसके साथ घृत का हवन जरूर करते हैं, तो उससे अग्नि प्रज्वलित होती है और हमारे भोजन का सम्यक पाचन होता है। तो घृत का बहुत योगदान है हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने में। तो रुचि के अनुसार और अपनी अग्नि दोष के अनुसार, जठराग्नि के अनुसार आप 1 से 2 चम्मच घी का सेवन करें, स्नेह का सेवन करें, गुनगुने जल का सेवन करें। नियमित व्यायाम करें। समय से अगर व्यायाम करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जठराग्नि दीप्त होती है, संयम होती है और भोजन का पाचन में मदद होता है। खाली पेट न रहें, लंबे समय तक खाली पेट न रहें। इसके अलावा ये प्रक्रिया सब फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी जठराग्नि ठीक नहीं हो रही है, भूख समय से नहीं लग रहा है, तो आप चिकित्सक से मिलें, आयुर्वेद चिकित्सक से मिलें, और उसका भोजन का चिकित्सक के अनुसार, उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ औषधियाँ। स्वाभाविक है अगर सामान्य रूटीन से आपकी जठराग्नि मेंटेन नहीं रहती है तो औषधियों का रोल तो आता ही। तो ऐसी स्थिति में आप बिना चिकित्सक के संपर्क के किसी भी आयुर्वेद की औषधि का इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है अग्नि का महत्व, हमारे शरीर में अग्नि का महत्व यहीं समाप्त होता है। अगर किसी भी रोग विशेष में, अगर आप अन्नपान या किसी भी चीज़ में किसी भी रोग से ग्रसित हैं या कोई भी रूटीन अगर जानकारी लेनी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर प्रेषित करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।